हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल श्री आर्ट गैलरी में। दोस्तों, आज के टॉपिक में मैं आप लोगों के बीच में जैसे प्रत्येक रविवार को आप लोगों को एक क्विज के रूप में टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं, तो उसी प्रकार आज के संडे आप लोगों को एक छोटा सा क्विज 6 में इन्वॉल्व होना है और इन क्वेश्चनों को जो आप लोगों के बीच में प्रेजेंट किया जाएगा, आप लोग उन क्वेश्चनों को आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रोवाइड करिए। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं सर्वप्रथम क्विज 5 के आंसरों को। उसके बाद आप लोगों को एक छोटा सा टेस्ट के रूप में क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर जो भी न्यू कैंडिडेट इस चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और जो भी ओल्ड कैंडिडेट हैं प्लीज़ चैनल को लाइक किया कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चनों को। दोस्तों, क्विज 5 में जो पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को बीच में टेस्ट के रूप में प्रेजेंट किया था, क्वेश्चन था कि किस कला को नाग चित्रकला कहा जाता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन दिए गए थे: बरली चित्रकला, मधुबनी चित्रकला, बंगाल चित्रकला और मंजूषा चित्रकला। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, क्योंकि नाग चित्रकला को हम मंजूषा चित्रकला के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, मंजूषा चित्रकला होती क्या है, आइए हम लोग समझ लेते हैं। आप लोगों को बताना चाहते हैं कि मंजूषा चित्रकला जो होती है वो बिहार राज्य के भागलपुर ज़िले में काफ़ी फेमस मानी जाती है। दोस्तों, आप सभी लोगों को मालूम है कि बिहार राज्य की एक लोक कला थी जिसको हम मधुबनी कला के नाम से भी जानते हैं, वो भी बिहार राज्य की बहुत ही फेमस है और जिसकी इंटरनेशनल लेवल तक की इसकी ख्याति है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, मंजूषा चित्रकला को नाग चित्रकला कहने का तात्पर्य ये होता है कि इस कला में जो रूपांकन होता है वो सदैव इसमें नाग का अंकन विद्यमान होता है, इसलिए इस कला को हम मंजूषा चित्रकला के नाम से भी जानते हैं और ये बिहार के भागलपुर जिले से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 4th हो जाएगा। दोस्तों, जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के बीच में प्रेजेंट किया गया था, क्वेश्चन था कि किस नृत्य शैली को दासी अट्टम कहा जाता है, और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन दिया गया था: कुचिपुड़ी, कथकली, भरतनाट्यम या मोहिनी अट्टम। तो आप लोगों को बताना चाहते हैं कि दासी अट्टम नृत्य शैली को हम भरतनाट्यम के भी नाम से जानते हैं। इसे दासी अट्टम क्यों कहा जाता है, इसके पीछे एक कारण है कि आप सब लोग जानते हैं कि जो भरतनाट्यम नृत्य शैली है वो तमिलनाडु की बहुत ही फेमस नृत्य शैली है। दोस्तों, तमिलनाडु के मंदिरों में जो दासियाँ होती हैं या नर्तक होते हैं, उनके द्वारा ये नृत्य प्रस्तुत किया जाता है और ये बहुत ही फेमस है। इसलिए उस दासियों के नाम के आधार पर ही इसको हम दासी अट्टम के नाम से भी जानते हैं। भरतनाट्यम जो विधा होती है वो एकल प्रदर्शन किया जाता है, एकल दासियों के द्वारा या एकल नर्तकों के द्वारा ये प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो भरतनाट्यम जो नृत्य है, इसके प्रसिद्ध कलाकारों में अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है। तो भरतनाट्यम के प्रसिद्ध कलाकारों में जैसे यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह और रुक्मिणी देवी, इन कलाकारों के नाम बहुत ही उल्लेखनीय भरतनाट्यम के रूप में जाना जाता है। आप लोगों के बीच में जो यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, जो कि भरतनाट्यम के बहुत प्रसिद्ध कलाकार हैं, उनका आप लोगों के बीच में परिचय कराना चाहते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये यामिनी कृष्णमूर्ति हैं। दोस्तों, यामिनी कृष्णमूर्ति का जो पूरा नाम है वो है मुंगरा यामिनी कृष्णमूर्ति, और इनका जन्म जो होता है वो 20 दिसंबर 1940 ईस्वी को होता है। ये भरतनाट्यम की ऐसी प्रसिद्ध नृत्यांगना है जिनको भारत के सरकार के द्वारा इन्हें पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इनको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर का क्वेश्चन पुटअप किया गया था कि कुचेलापुरम से किस नृत्य की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, कुचेलापुरम बहुत ही फेमस स्थान है, ध्यान दीजिएगा। और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन दिया था: कुचिपुड़ी, कथकली, भरतनाट्यम या मोहिनीअट्टम। तो कुचेलापुरम है वो फेमस स्थान है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का एक गांव है कुचेलापुरम, और इसी कुचेलापुरम से जो कुचिपुड़ी नृत्य थी यहीं से प्रारंभ होती है। तो कुचेलापुरम से किस नृत्य की शुरुआत होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, कुचिपुड़ी नृत्य प्रारंभ होती है। दोस्तों, 4th नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के बीच में था कि किस चित्रकला को जूट और कागज के डिब्बों से निर्मित किया जाता है, और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन था: मधुबनी चित्रकला,
पटुआ चित्रकला, मंजूषा चित्रकला या बंगाल चित्रकला। तो आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जो इसमें से बेस्ट ऑप्शन होगा उसका फोर्थ का राइट आंसर थर्ड होगा मंजूषा चित्रकला। जैसा कि आप लोगों के ऊपर भी मैंने उल्लेख किया था, मंजूषा चित्रकला जो कि बिहार राज्य के भागलपुर जिले में काफ़ी फेमस है। मंजूषा चित्रकला को निर्मित करने के लिए जूट और कागज के टिप्पों का ही प्रयोग करके कलाकार मंजूषा चित्रकला का निर्माण करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड। 5th नंबर का क्वेश्चन था कि कौन सी रेखाएं भावों की प्रतीक होती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन दिए गए थे, औपचारिक रेखा, अनौपचारिक रेखा, फर्स्ट और सेकंड दोनों या इनमें से कोई नहीं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोगों को बताना चाहते हैं कि इसमें से जो सबसे राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, अनौपचारिक रेखा। दोस्तों यहाँ पे हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जो रेखाओं को भावों की प्रतीक होती हैं इनके बारे में आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन में औपचारिक रेखा और अनौपचारिक रेखा प्रेजेंट किए थे। तो ये जो अनौपचारिक रेखा होती है इसी के माध्यम से हम भावों को प्रतीकों के रूप में व्यक्त करते हैं। आप सब लोगों को मालूम है कि अंकन के आधार पर जब क्वेश्चन पुटअप होता है कि अंकन के आधार पर रेखाओं को कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है, तो आप लोगों का आंसर होना चाहिए 2, क्योंकि अंकन के आधार पर रेखाओं को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला होता है औपचारिक रेखा जिसको हम फॉर्मल लाइन, और दूसरी है अनौपचारिक रेखा जिसको हम इनफॉर्मल लाइन कहते हैं। दोस्तों फॉर्मल लाइन क्या होती है? जो किसी यंत्रों के माध्यम से जिस रेखा का निर्माण किया जाता है उसको हम फॉर्मल लाइन अर्थात औपचारिक रेखा कहते हैं, और जिनको हम फ्री हैंड अर्थात बिना किसी यंत्र के माध्यम से हम रेखा का निर्माण करते हैं उसको हम इनफॉर्मल लाइन अर्थात अनौपचारिक रेखा कहते हैं। आप लोगों से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है कि रेखा किसे कहते हैं या रेखा का जन्म कैसे होता है। तो आप सभी लोगों को मालूम है कि रेखा का जन्म किस प्रकार होता है। दोस्तों जब मानव के हृदय में किसी प्रकार की इच्छा या भाव जगती है तो मानव उन भावों को प्रतीकों के रूप में मूर्त रूप प्रस्तुत करना चाहता है, और वही मूर्त रूप क्या होती है? रेखा को जन्म देती है। और आप लोग सब लोग जानते हैं कि ये जो रेखा है प्राचीन काल से आदि मानव को ले लिए या चाहे प्रागैतिहासिक काल, आपने देखा कि रेखाओं का जन्म किस प्रकार हुआ। जिस प्रकार आदि मानव ने अपनी पेट की क्षुधा बिताने के बाद क्या होता है कि उसके मन में जो भावना जगती है या जो उसने अपने समाज के चारों ओर जो भी अंकन देखा था उनको रेखाओं के माध्यम से ही गुफाओं की दीवारों पर काली रेखाओं से या पत्थरों से रेखाओं के माध्यम से उसने प्रदर्शित किया था, अर्थात अपने भावों को एक प्रतीकों के रूप में ही प्रस्तुत किया था। इस बात को ध्यान देने की ज़रूरत है। इसलिए हम कह सकते हैं कि रेखा का जो जन्म होता है वो मनुष्य की इच्छाओं से जो भाव उत्पन्न होती है उसी से रेखा का जन्म होता है। और रेखा एक ऐसी चित्रकला की प्रधानतम कड़ियों में से एक मानी जाती है जिसका प्रारंभ से ही चित्रकला में मूलाधार के रूप में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इन सब पॉइंटों को जानने की बहुत ही इम्पॉर्टेंट विशेषता होती है, आप लोग गौर दिया कीजिए। दोस्तों आप सभी लोगों को मालूम है कि रेखा जो होती है सभी रेखाओं में अपना एक अर्थ छुपा होता है। जिस प्रकार से आप लोग जैसे हम लोग एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही हम वर्टिकल लाइन खींचते हैं उससे हमें एक आकांक्षा का भाव प्रतीकों के रूप में प्राप्त होता है। जैसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं उससे हमें एक विश्राम का भाव प्रतीकों के रूप में प्राप्त होता है, और जैसे हम डायगोनल रेखा खींचते हैं उसे हम व्याकुलता या बेचैनी का भाव प्रतीकों के रूप में व्यक्त होता है। इसलिए रेखाओं का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। दोस्तों जो इनफॉर्मल लाइन होती है जिसको हम औपचारिक रेखा कहते हैं, इसका जो उपयोग आप लोग देखते हैं जिसको हम किसी यंत्रों के माध्यम से प्रयोग करते हैं, इसका उपयोग जो होता है वो या इसका जो उद्देश्य होता है वो रूपाकारों का निर्माण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे आप लोगों ने किसी बिल्डिंग का रेखांकन करने के लिए क्या होता है कि इन्हें फॉर्मल लाइन का प्रयोग किया जाता है।
अर्थात किसी यंत्र के माध्यम से हम किसी डायगोनल को या किसी नक्शे को निर्माण करने के लिए हमें औपचारिक रेखा या इनफॉर्मल लाइन का प्रयोग करना होता है। और जैसे अनौपचारिक रेखा, जैसे हमें किसी प्रकार की स्केचिंग करनी होती है, जल्दी जल्दी हमें किसी प्रकार का स्केचिंग करती होती है, तो जो भी स्केचिंग के माध्यम से हमें जो भी रेखाएं निर्माण हमने किया उससे एक प्रकार का भाव, एक प्रकार का अर्थ प्रस्तुत होता है। इसलिए अनौपचारिक रेखाओं से ही जो भावों को प्रतीक मिलता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे क्विज 5th के कुछ इंपॉर्टेंट आप लोगों के बीच में क्वेश्चन, और इनके आंसर मैं आप लोगों के बीच में प्रेजेंट किया। और किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आइए देखते हैं हम लोग आज के कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट पेपर को। दोस्तों क्विज 6 का पहला क्वेश्चन जो आप लोगों के बीच में टेस्ट के रूप में प्रेजेंट है, पहला क्वेश्चन है कि मुगल काल में पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अय्यार-ए-दानिश शीर्षक से किसने किया था। और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन है कि मुल्ला नसरुद्दीन, सेकंड विष्णु शर्मा, थर्ड अबुल फजल और फोर्थ मौलाना हुसैन फैज। इसके आंसर आप लोगों को प्रेजेंट करने हैं। आप सब लोगों को मालूम है कि पंचतंत्र जो थी एक दंत कथा थी, और इसका क्या होता है कि मुगल काल में अलग अलग रचनाकारों के द्वारा अलग अलग नामों से इनका अनुवाद किया गया था फारसी में। उसी में से एक थी अय्यार-ए-दानिश, और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आइए देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों दूसरे नंबर का क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया उस स्मारक का नाम बताइए। ध्यान देने वाली बात है, भगवान बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया था वो किस स्मारक के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर उस स्मारक के पास में उन्होंने पहला उपदेश दिया था। और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन है कि धमेक स्तूप, सारनाथ स्तूप, धर्मराजिका स्तूप या चौखंडी स्तूप। कमेंट बॉक्स में आंसर रिप्लाई करिए। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट 3rd नंबर का क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन दिया गया है, हेमिस मठ, ताबो मठ, मैक्लोडगंज मठ और तवांग मठ। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ आप लोगों को बताना है। कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों 4th नंबर का क्वेश्चन है कि किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन है, जयचंद्र, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रपीड और चंद्रगुप्त मौर्य। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुद्रा राक्षस नाटक का किस राजा की कहानी के बारे में बताया गया है, उसका आंसर प्रोवाइड करना है। 5th नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से किस गुफा की खुदाई राजा खारवेल द्वारा की गई थी। और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन, अजंता गुफा, एलोरा गुफा, खंडगिरी गुफा और कन्हेरी गुफा। जी दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गुफाएं हैं, और आप लोगों को बताना है कि वो कौन से राजा थे जिन्होंने, वो जो खारवेल के जो राजा थे उन्होंने किस गुफा की खुदाई कराई थी। और आप लोगों के बीच में ये जो ऑप्शन है उन्हीं में से बेस्ट ऑप्शन प्रेजेंट करने हैं। तो ये रहे कुछ आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों का आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइए, और वीडियो को सभी लोग लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।